Celebrating my birthday separately, it would be more proud privilege if 5th September is observed as a Teachers Day. यह अपील थी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। उन्होंने यह अपील अपने जब वह देश के द्वितीय राष्ट्रपति बने 5 सितंबर 1962 को यह अपील देश से की कि आप मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस रूप से बनाएं, क्योंकि वह अपने शुरुआती जीवन में एक फिलोसफी के असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी और इसलिए उन्होंने इस राष्ट्र से अपील की थी कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में बनाएं। हमारी संस्कृति में गुरु और शिष्य की परंपरा एक बहुत ही महत्व रहा है। इस परंपरा और आज के कार्यक्रम का महत्व और भी ज्यादा है क्योंकि हम भारतीय संस्कृति सभा के बैनर तले आज के कार्यक्रम को कर रहे हैं और हमारी प्राचार्य इस संस्कृति की सशक्त प्रहरी है और भारतीय संस्कृति सभा के होने वाले सभी कार्यक्रमों को वो एक क्षण में सहमति प्रदान करती है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप उन्हीं के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे महापुरुषों ने भी भारतीय संस्कृति के महत्व को, जो शिक्षकों का महत्व है, उस पर काफी जोर दिया है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो कहा कि देयर इज नो नॉलेज विदाउट टीचर, और उन्होंने साथ भी कहा कि सिर्फ बोलने वाला शिक्षक नहीं होता, उन्होंने शिक्षकों की अन्य पहचान भी बताई। तो इसी क्रम में मैं आज आमंत्रित करता हूं कि दीप प्रज्वलन के लिए प्रोफेसर DS रावत सर को, जो कि डीन एग्जामिनेशन है, और हमारी प्राचार्य महोदया प्रोफेसर कृष्णा शर्मा जी, सुरेंद्र सर, अवस्थी सर और सभी अपने शिक्षकगण जो आए, कृपया आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम।
पर आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर DS रावत सर को, के साथ हमारी प्राचार्य महोदया प्रोफेसर कृष्णा शर्मा जी और हमारे कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी और भारतीय संस्कृति सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर रामवीर जी और अवस्थी सर यहाँ को मंच पर दिए। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हमारी प्राचार्य महोदया को स्मृति चिन्ह भेंट करें और मैं आमंत्रित करता हूँ मैम को कृपया स्मृति चिन्ह लेकर जाइए। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का स्वागत करेंगे सभी लोग। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री रामवीर जी से कि वो सर को शॉल भेंट करके सर का पुनः स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए आप बजाते हुए। अब मैं राहुल जो गेट स्टूडेंट हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारी प्राचार्य महोदया प्रोफेसर कृष्णा शर्मा जी को पौधा भेंट करके सागर जी से कहूंगा कि वे आज के अतिथि का स्वागत करें। मैं साक्षी शर्मा जो कि छात्रा है उनको अनुरोध करूंगा कि वो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को पौधा भेंट करके स्वागत करें। क्या शिवाजी सिकरवार जी उपस्थित है हमारे बीच में? तो मैं चाहूंगा कि संगीता कुमारी जी आए और शिवा सिकरवार जी को जो कि विवेकानंद केंद्र से हमारे बीच में है उनको पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। इसके साथ ही मैं अनुरोध करता हूँ शिवाजी से कि वो कृपया मंच पर ही स्थान दिया करें। अब मैं हमारे महाविद्यालय की प्रथम महिला प्राचार्य प्रोफेसर कृष्णा शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और स्वागत भाषण के साथ हमें संबोधित करें। तालियां एक बार मैम के लिए बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे बीच प्रोफेसर DS रावत उपस्थित हैं। मैं उनका अपने महाविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे कोषाध्यक्ष सुरेंद्र जी का और रामवीर का जो निरंतर भारतीय संस्कृति सभा के माध्यम से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी छात्रों के अतिरिक्त मूल रूप से शिक्षक हैं, चाहे हम किसी भी पद पर हैं, कहीं भी हैं, कुछ और अन्य कार्य कर रहे हैं, कोई और पदभार संभाल रहे हैं, पर मूल हमारा जो है वो शिक्षक के लिए ही, शिक्षक के दायित्व से ही धड़कता है हमारा दिल।
हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में हमेशा यह विद्यमान रहता है कि हम शिक्षक हैं, तो शिक्षक का दायित्व हमें सबसे पहले निभाना है, उसके बाद अन्य कार्य हम करें। क्योंकि एक शिक्षक ही छात्रों के मन में, विद्यार्थियों के मन में अमिट छाप छोड़ता है। आज भी यहाँ पर इस मंच पर खड़े होते हुए मुझे वो अपने सभी शिक्षक याद हैं, सभी गुरुजन याद हैं, जिन्होंने सहायता कर, जिन्होंने मदद कर, जिन्होंने प्रोत्साहित कर मुझे यहाँ तक पहुंचाया। तो वही सब मैं आपके लिए भी कामना करती हूँ कि अब जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहें, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी रुचि है और योग्यता है, वहां आप पहुंच पाए, यही हम सभी शिक्षकों का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। जैसे एक शिल्पकार जो है किसी मूर्ति को गढ़ता है, तराशता है और उसे एक मूर्ति का आकार देता है, ऐसे ही विद्यार्थी के रूप में आप सब हमारे समक्ष आते हैं, हमसे कुछ सीखना चाहते हैं। और एक योग्य छात्र जब निकलता है हमारे विद्यालय से और कुछ प्राप्त करता है, तो जितनी प्रसन्नता हमें होती है उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। अभी भी पुराने छात्र जो छात्र मुझे मिलते हैं और वो बताते हैं कि हम जीवन में हम यह प्राप्त कर पाए और उसमें आपका योगदान था, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। तो यही सब मैं अपने सहयोगियों से भी कहती हूँ कि जो भी छात्र आपके समीप आए, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना चाहे, तो आप अपना समय निकालें और उनकी वह जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करें। सर्वांगीण विकास करना ही हमारा कर्तव्य है और कर्तव्य रहना चाहिए। आज शिक्षक दिवस है तो हमें बस याद आती है अपनी गुरु शिष्य परंपरा कि ये आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, परंतु हम परंपरा से ही गुरु शिष्य को, अपने गुरु को हम मान देते आए हैं, सम्मान देते रहे हैं। भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है, क्योंकि गुरु ना होते तो हम ज्ञान के उस मार्ग पर नहीं चल पाते, नहीं प्राप्त कर पाते जिस पर हमें चलना चाहिए, जिस पे हम चलते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा को ही आगे बढ़ाते हुए शिक्षक दिवस मनाया जाता है, मनाया जाना चाहिए। हमारे जीवन में सबसे पहली जो गुरु होती है वो माँ होती है। हमें वह चलना सिखाती है, हमें इस जीवन से अवगत कराती है, परंतु अपने पैरों पर चलना माँ अवश्य सिखाती है, पर अपने पैरों पे खड़ा होना जो है वह गुरु सिखाता है। थोड़ी तालियां हो जाए माँ के लिए। तो जो माँ का महत्व है उससे बढ़कर कहीं ना कहीं गुरु का महत्व आ जाता है, क्योंकि इस जीवन से लड़ना, इस जीवन की लड़ाई को आगे बढ़ाना और उससे जीतना जो है वो हमें हमारा गुरु सिखाता है। हम ऐसा अक्सर कहा जाता है कि समय हमारे पास बहुत कम है, क्योंकि समय को अगर हम नहीं इस्तेमाल करेंगे सही ढंग से तो हम वह प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो हमें प्राप्त करना है। तो इसलिए समय का सदुपयोग, मैं विद्यार्थियों से कह रही हूँ कि समय का सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि समय कम है तो एक सुख की बात यह भी है कि अभी हमारे पास समय है कि हम कुछ कर सकते हैं। तो निरंतर समय का सदुपयोग करते रहें और अपनी मेहनत करते रहें और उस लक्ष्य की प्राप्ति में हम आपके साथ हैं, हमारा सहयोग हमेशा आपको रहेगा। ऐसा मैं आप सबको ये एक कर्तव्य भी है मेरा, और मैं आपको ऐसा आश्वासन भी देना चाहती हूँ कि हम सब यहाँ शिक्षकगण जो हैं वो आपके लिए हैं और आपके लिए हमेशा रहेंगे। ये आश्वासन मैं आपको देती हूँ। एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। सुबह से क्योंकि कॉलेज में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, तो सर जो हमारी ऑडियंस है ना वो ताली बजा करके थोड़ा सा पहले से पिछले में जो लगाना पड़ रहा है। तो इसी कड़ी में मैं अपने कोषाध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर सुरेंद्र सर को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और पुनः हमें संबोधित करें। धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। दोबारा से मैं ओपिनियन पोल से ही शुरू करता हूँ। पिछले कार्यक्रम में जो लोग थे उनमें से, टीचर से नहीं पूछ रहा, स्टूडेंट से ही पूछ रहा हूँ, उनमें से कितने यहाँ पर प्रेजेंट हैं? तो इसलिए ऑडियंस तो कॉमन नहीं है, ठीक है, ऑडियंस अलग है। तो मतलब तालियां बजाने में मुझे लगता है कि इतनी एफर्ट नहीं हो रही होगी। मैं शिक्षक को इस रूप में देखता हूं। अभी हमारे बीच में प्राचार्य जी ने
इतने सुंदर शब्दों में बात रखी है और हमारे सम्माननीय अतिथि, हमने इस विषय पर उनके विचार सुनने के लिए, उनका संबोधन सुनने के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया ही है। लेकिन इस 1-2 मिनट में मैं अपनी बात को संक्षिप्त में इस रूप में रखता हूँ कि शिक्षक को हम इस रूप में देखते हैं, मैं इस रूप में देखता हूँ शिक्षक होने के नाते, कि हमारा उद्देश्य शिक्षा देना और उस शिक्षा को आंकना कि कितनी स्टूडेंट ने पाई। शायद ये 2 काम हमारे जिम्मे आते हैं। अब विषय है कि समाज में, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। तो मुझे लगता है कि शायद विषय इन दोनों से हट करके है। ये तो हमें करना ही है, शिक्षा देना और शिक्षा को आंकना, लेकिन राष्ट्र निर्माण में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, शायद आज का विषय उस पर ज्यादा फोकस है। और जिसे कहते हैं कि ये सबसे जटिल शब्द, जटिल विषय है। जटिल इस रूप में मुझे लगता है कि ये तय कर पाना कि सभी के सभी शिक्षा जगत के लोग क्या ऐसा करें जिससे कि उनकी दिशा एक ही रहे, दिशा अलग ना हो। डायरेक्शन इज राइट। हमारी गति अलग हो सकती है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, हमारी क्वालिटी का फर्क हो सकता है, लेकिन हमारी दिशा एक रहे। तो ये अपने आप में निर्णय लेना, वो बड़ी पुरानी कहावत है कि सास बहू में ठन गई, लड़ते बीती रात। अब मैं उसका बाकी पार्ट कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार ये डिसीजन लेना कि कोई चीज कैसे हो, तो यहां पर रात शायद पूरी जिंदगी भी हो सकती है कि पूरी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन हम ये नहीं पूरे से तय कर पाते कि पूरे राष्ट्र के शिक्षक जगत किस दिशा में बढ़े। तो उस दृष्टि से मतलब जैसे हम और विषयों को इसमें जोड़ें कि हम ये कहें कि राष्ट्र इंपॉर्टेंट है, कुछ धर्म को सम्मत, धर्म मतों को मानने वाले वो कहते हैं कि हमारा ब्रदरहुड इंपॉर्टेंट है, कुछ आइडियोलॉजी को मानने वाले वो कहते हैं राष्ट्र इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। अब उसमें हम लेफ्ट की आइडियोलॉजी भी ले सकते हैं, राइट की आइडियोलॉजी भी ले सकते हैं। मतों की बात करें तो हम क्रिश्चियनिटी को, ज्यूज को, मुस्लिम्स को, सभी को उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम ये तय कर पाए कि सबके सब एक दिशा में चलें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी कि कैसे डिसाइड करें ताकि हमारी दिशाएं ऐसी ना हो कि हम एक दूसरे की बात को काट लें। अब जैसे हम यूनिवर्सिटी, रावत जी प्रेजेंट हैं, एग्जामिनेशन देख रहे हैं, तो मेरे को जैसे एग्जामिनेशन की बात ध्यान आती है कि हम यूनिवर्सिटी में कहा करते थे कि यूनिवर्सिटी में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे के लिए: एडमिशन, पढ़ाई, एग्जामिनेशन। तो हमारा जो एडमिशन है वो हमेशा से फुल प्रूफ, मैक्सिमम एक्सटेंट तक, 100% तो नहीं कहूंगा मैं, कुछ ना कुछ कमियां एडमिशन में भी रह जाती हैं, 100% तो नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज मैक्सिमम फुल प्रूफ एफिशिएंट मेरिट बेस्ड सिस्टम है। फिर पढ़ाई के लिए अलग अलग है। स्टूडेंट यूनियन की बात करेंगे, वो कहेंगे ठीक है, झंडा फहराने से लेकर के परेड तक पढ़ाई हो जाए बहुत है। एनुअल सिस्टम में तो यही चलता था, बच्चे झंडा फहराने से पहले नजर नहीं आते थे और परेड के बाद भी नजर नहीं आते थे। अब वो सिस्टम बदल गया, सेमेस्टर सिस्टम हो गया। सेमेस्टर सिस्टम में एग्जामिनेशन के अंदर हमने 4 ईयर प्रोग्राम आया, अब दोबारा से आ रहा है, बीच में चला गया था, अब फिर से आ रहा है। तो जब 4 ईयर सिस्टम आया, बड़ी जल्दबाजी में आया, तो एकदम से लगा अरे यार एग्जामिनेशन में तो 2-2 महीने लग जाते हैं, रिजल्ट नहीं आते, तो सिस्टम बनाया गया सीक्रेसी खत्म कर दो। तो हमने सीक्रेसी खत्म कर दी। अब बच्चे का पता है किस बच्चे ने कौन सा पेपर लिखा है, वो सबको पता है। कई बार उसके वजह से कुछ गुंजाइश रहती है किसी भी किस्म की। मेरे पास तक रिक्वेस्ट आई पुराने सिस्टम में भी, मेरे को किसी ने पूछा सर आपके पास जो कॉपियां आई हैं उस पर कौन सा ठप्पा लगा है मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको कौन सा ठप्पा चाहिए? तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे ध्यान नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा। तो पिछले में भी खामियां थी, अब तो बिल्कुल ही ओपन हो गया, ट्रांसपेरेंसी है, किस बच्चे ने कौन सी कॉपी दी है। तो 4 ईयर चला गया, अब साथ साथ ये सीक्रेसी भी चलेगी। तो अब क्या सही है क्या गलत है, जब हम पूरे समाज के लिए डिसाइड करने बैठते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी के लिए डिसाइड करने बैठते हैं, तो कई सारे कंस्ट्रेंट बीच में आ जाते हैं।
कि एफिशिएंट क्या है, क्वालिटी क्या है, बच्चे की ठीक से इवैल्यूएशन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो समाज के अंदर भूमिका, राष्ट्र के अंदर भूमिका, किसी एक पर्टिकुलर जगत की जब हम तय करने लगते हैं तो एक मुश्किल प्रश्न है। तो मैं यहाँ सुनने के लिए आया हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में बढ़ते हुए मैं जो हमारे वक्त हमारे बीच में है इसके विषय प्रवेश के लिए प्रस्तावना और सर के वक्ता जो हमारे उनके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर चंद्रपाल सिंह जी को। और सर आप प्रस्तावना भी देंगे और सर को आमंत्रित भी करेंगे। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्राचार्य प्रोफेसर कृष्णा शर्मा जी, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर डी एस रावत जी, शिवा जी और हमारे भारतीय संस्कृति सभा के कन्वीनर रामवीर जी, मेरे शिक्षक साथी जो आगे बैठे हुए हैं और प्रिय विद्यार्थी, तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को इसकी बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। आज हमारे मध्य हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं उनके नाम से सभी परिचित हैं। हमारे पास असंख्य नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, बच्चों को भी पता है। लेकिन सर के जो प्रोफेसर डी एस रावत हैं उनकी व्यक्तित्व के कुछ अलग आयाम भी हैं। He is a celebrated scientist. He works in medicinal chemistry. और इनके he is a fellow of Royal Society of Chemistry. और इसके अलावा जो इस विषय पर मेडिसिनल केमिस्ट्री पर जो बड़े जर्नल्स हैं उनका एडिटोरियल बोर्ड में है। सर को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, बहुत डिटेल्ड लिस्ट है। तो ये तो उनकी व्यक्तित्व का एक आयाम है। दूसरा आयाम है ही इज अ वेरी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। और उनकी खास बात ये रही है कि पिछले 2 साल में, 2.5-3 साल में जो डिसरप्शन इन द फॉर्म ऑफ कोविड आया है उसमें परीक्षा व्यवस्था को टेक्नोलॉजी के बल पे जो उन्होंने चलाया है, कितने सुचारू ढंग से चलाया है, ये हमारे सामने है। तो हम लोग आज अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे कॉलेज के लिए बड़ा क्षण है ये कि प्रोफेसर डी एस रावत हमारे बीच में। तो मैं थोड़ा कुछ विषय प्रवेश के लिए भी मुझसे कहा गया है और आज का विषय है राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। तो मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ और इतिहास की दृष्टि से ही थोड़ा सा शिक्षक की भूमिका को बताने की कोशिश करूँगा। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, मैं प्रोफेसर सुरेंद्र जी का नाम लेना भूल गया और अब मुझे याद आया कि उन्होंने राष्ट्र निर्माण पे इसकी बात की। सॉरी सर। तो राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो शिक्षक की बड़ी भूमिका है। हमारे यहाँ शिक्षक के लिए आप जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं। जैसे बहुत फेमस कपलेट्स हैं, जैसे कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो शिक्षक को हम लोग गुरु परंपरा, हमारे लिए गुरु परंपरा, गुरु के लिए हमारी परंपरा में बहुत ऊंचा स्थान है, बहुत ऊंचा स्थान है। तो जैसा बताया कि ईश्वर या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी गुरु होना आवश्यक है। और ये परंपरा ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में थी, ये अभी भी चली आ रही है। गुरुओं के लिए बहुत स्थान हमारे हृदय में बहुत बड़ा स्थान है। लेकिन भारत में गुरुओं का महत्व सिर्फ मोक्ष प्राप्ति के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के रास्ता दिखाने के लिए ही नहीं है। हमें स्मरण होता है आचार्य चाणक्य का, और आचार्य चाणक्य बताते हैं अपने शिष्यों को कि आप अलग अलग प्रांतों से आप आए हैं, लेकिन आप एक कॉमन एंटिटी है भारतवर्ष। आप
आप उसको बनाते हैं, आप उसके हिस्से हैं। आचार्य चंद्रगुप्त तैयार करते हैं, सॉरी, आचार्य चाणक्य तैयार करते हैं चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त को प्रेरित करते हैं कि भारतीय राष्ट्र की जो संकल्पना है उसके हिसाब से उसे एक राजनीतिक एकता दीजिए। क्योंकि हमारे देश में या हमारी परंपरा में राष्ट्र, हमारी परंपरा के हिसाब से राष्ट्र यूरोपियन परंपरा के राष्ट्र से भिन्न है। यूरोप में वन लैंग्वेज, वन रिलीजन, वन ज्योग्राफी, वन कल्चर, इसके आधार पर राष्ट्र बने। लेकिन हमारे देश की में भिन्नताएं इतनी ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, और उस सारी डाइवर्सिटी को राष्ट्र ने अपने अंदर इकट्ठा किया है। तो आचार्य चाणक्य हमें दिखाई देते हैं। मध्यकाल की बात करें तो समर्थ गुरु रामदास हमें दिखाई देते हैं, जो शिवाजी को प्रेरित करते हैं स्वराज के लिए। ऐसा कहा जाता है कि समर्थ गुरु रामदास ने करीब 1100 अखाड़े बनाए। तो वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते थे, वो राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए जो बल चाहिए उसकी बात भी करते थे। आधुनिक भारत में आप देखेंगे तो आप रामकृष्ण परमहंस को लीजिए, और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को तैयार करते हैं। और आपने जानते होंगे कि रामकृष्ण परमहंस के पास जब विवेकानंद आते हैं तो विवेकानंद कहते हैं कि मुझे हिमालय में तपस्या के लिए जाना है। तो रामकृष्ण परमहंस उन पर क्रोधित हो जाते हैं, बोला तुम्हें मैंने इसलिए तैयार नहीं किया है कि तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सको। तुम्हारा देवता भारत है, उसमें जो गरीब हैं, उसमें जो वंचित हैं, उसमें जो अज्ञानी हैं, उनके लिए आपको काम करना है। आपको भारत के राष्ट्र निर्माण में सहयोग देना है। और स्वामी विवेकानंद अपने आप को उसमें खपा देते हैं। तो हमने देखा कि ये तो बहुत थोड़े से एग्जाम्पल हैं। असंख्य गुरुओं के नाम हमें हमारे इतिहास में मिलते हैं। तो अगर चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त नहीं होते, समर्थ गुरु रामदास नहीं होते तो शिवाजी नहीं होते, और रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो विवेकानंद नहीं होते। खैर, आज जब आधुनिक परिप्रेक्ष्य की बात हम करते हैं तो जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आज देश के लिए मरने की जरूरत नहीं है, आज देश के लिए जीने की जरूरत है। इसमें शिक्षक की जरूरत नहीं है। आज देश के सामने जो समस्याएं हैं, चाहे वो गरीबी की हो, बेरोजगारी की हो, राष्ट्रीय एकता को खंडित करने वाली शक्तियों की हो, विश्व के सामने जो समस्याएं हैं, अस्थिरता है, अशांति है, अभी हमारे सामने एक नया टारगेट आया है कि हमें विकसित देशों की श्रेणी में जाना है। उसके लिए हमें साइंटिस्ट चाहिए, उसके लिए हमें इकोनॉमिस्ट चाहिए, हमें उसके लिए लिटरेट चाहिए, हमें हिस्टोरियंस चाहिए। देश को अलग ऊंचाइयों पर लेके जाना है। इन सब भूमिकाओं के लिए देश को तैयार करने का काम शिक्षक का है। तो एज टीचर्स वी हैव टू गो बियॉन्ड द करिकुलम, वी हैव टू गो बियॉन्ड एग्जामिनेशन, एंड वी हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्फ इनटू मैन मेकिंग। तो मुझे लगता है कि इन शब्दों के साथ मुझे अपनी बात समाप्त करनी चाहिए। मैं आमंत्रित करता हूं, सादर आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर DS रावत को। सर प्लीज आइए और प्लीज Thank you, Professor Krishna Sharma, Principal of the college, guests on the dais, dear colleagues and students. Let me wish you a very happy Teachers' Day. It's wonderful to be here this afternoon. I thank Professor Sharma and Ravi Sagar for inviting me over here.
एक्चुअली हम लोग साइंस के लोग हैं, तो साइंस के लोगों की एक बड़ी दुविधा होती है, वो इस तरह के गैदरिंग में बहुत कम जाते हैं और जाते भी तो कम बोलते हैं, नॉट लाइक सोशल साइंस पीपल। साइंस हम लोग गए, अपना साइंस के पासों दिया, उसमें जितना बुलवाना चाहे बोल सकते हैं। इस तरह के स्पीच बेसिस में थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट व्हेन दे कॉल्ड मी, आई थॉट इट वुड बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इंटरेक्ट विद द colleagues and the students, and let's try if I can do justice for this also. When we say Teachers' Day, actually, as ma'am rightly said, तो पहली शिक्षा शुरू होती है घर में होती है किसी भी बच्चे की, वो होती है मदर एंड फादर। आजकल मनाते हैं हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स। आजकल तो मुझे लगता है कि पता नहीं कौन कौन से डे मनाने लगे, तो सुना भी नहीं था, बट हमारे उसमें इस तरह का कोई प्रचलन नहीं था। पर टीचर्स डे का मतलब मेरे ख्याल में सबसे पहले हमको अपने पेरेंट्स, अपनी मदर को धन्यवाद देना चाहिए और टीचिंग व्हाट दे गिव अस, बिकॉज वही हमारा फाउंडेशन होता है। इसीलिए हम हमारी सभ्यता में बोलते हैं कि घर और खानदान का साथ साथ यही उसका मतलब होता है, क्योंकि वो जो वैल्यूज होती हैं वो वहाँ से शुरू होती है। पर जब टीचर्स की बात की जाती है तो एजुकेशन सिस्टम में मेरे ख्याल में डिफरेंट स्टेजेस हैं एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी, देन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। हर स्टेज में टीचर का रोल थोड़ा सा बदल जाता है। अभी बहुत अच्छी कबीर की एक दोहा पढ़ा था सर ने, गुरु गोविंद मोखड़। एक दूसरा मैं भी एक लिख के लाया था, एक तो उन्होंने पढ़ दिया, सो दैट्स द प्रॉब्लम। एक्चुअली अगर लास्ट में बोलते हैं तो बहुत कुछ बोला जाए। सो गुरु के बारे में एक बहुत अच्छे दोहा लिखा हुआ था। देखिए, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन दिखे न सत्य कोई, गुरु बिन मिटे न दोष। तो इसका मतलब यह है कि गुरु के बगैर मोक्ष की भी कल्पना आप नहीं कर सकते। ये हमारे एंशिएंट टाइम में इस चीज को बोला गया। बट जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हैं, राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका, दिस इज व्हाट द टाइटल ऑफ द टॉक इज। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी फील कि जो देशभक्ति है तो मैक्सिमम वो है जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, बॉर्डर की रक्षा करते हैं। बट आई फील all of us contribute significantly in the building of the nation. Being a teacher, be a student, or any other profession. Only the requirement is, जो भी हम करते हैं क्या उसको हम अपने 100% ईमानदारी के साथ करते हैं कि नहीं? चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, या ब्यूरोक्रेसी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई। बट टीचर का रोल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो क्लासरूम, इस क्लासरूम में ही नेशन की नींव पड़ती। बिकॉज हम उस क्रिएचर में आते हैं, वो शिल्पकार हैं, जो एक रॉ स्टूडेंट जब हमारे पास आता है उसको हम इस स्टेज तक पहुंचाते हैं कि कल को वो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, साइंटिस्ट बन सके, जज बन सके, पॉलिटिशियन बन सके। हो सकता है पॉलिटिशियन के लिए उतनी जरूरत टीचर की नहीं हो। पर एक बार बहुत पहले एक्चुअली में एक हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट, आई विल नॉट कोट द नेम, दिस इज व्हाट इट हैपेंस एक्चुअली व्हेन वी ग्रो अप, देन वी फॉरगेट अबाउट गूड्स। वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, ही इज स्टिल अलाइव, ही इज अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। जब जितने भी आपके हमारे देश में पहले 5 IIT स्कूल थे, तो 5 IIT को लेकर के हमारे अब जाकर के वो बढ़े हैं। फिर बीच में एक नए इंस्टीट्यूट की कल्पना की गई, वो थे I6। तो जब उसमें किसी ने पूछा कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर आप 1960s 70s तक भी अगर आप देखें, यूनिवर्सिटी सिस्टम वाज वेल एस्टैब्लिश्ड। कोई एक बड़ा नाम आप, चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे मेडिकल में हो, वो यूनिवर्सिटी सिस्टम से आता था। बट 70s 80s के बाद ऐसा क्या हुआ
कि यूनिवर्सिटी सिस्टम से वो क्वालिटी टीचर का मतलब सिर्फ क्लासरूम टीचिंग से नहीं, हमारा रोल इस स्टेज पे दो होता है। एक, हम अपने स्टूडेंट्स को टीच करें, वैसे बेस्ट टीचर तो माना जाता है कि वो पढ़ाए नहीं बल्कि मोटिवेट करे। सो बेस्ट मोटिवेटर, बट एट द सेम टाइम वी जनरेट अ नॉलेज थ्रू अवर रिसर्च वर्क, एंड उस रिसर्च वर्क की बदौलत कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी प्रोफेसर वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता है। बट ऐसा क्या हुआ कि 1970s के बाद अगर आप भी आज भी देखें, यूनिवर्सिटी सिस्टम से उस स्टेचर के इंटरनेशनल स्टेचर के प्रोफेसर बन नहीं। Where we lack, we need to think about it. It's very serious. So at that time when this was asked कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज तो कुछ करते ही नहीं है, so that fellow said, let the such institution to die. This was the open statement. And my first question to that, I reacted to that the person who made that statement is a product of the university or the college which we run. So the IITs, IISERs and all that are elite institutions, no doubt about it. But think about the volume of money they utilize. Think about how many people they train and think about what we train. So जो ह्यूमन मैन पावर है, जो इस कंट्री का जो ह्यूमन मैन पावर है, इन क्लासरूम से ही शुरू होता है, वो हम ही प्रोड्यूस करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इस चीज की बात करते हैं, कभी कभी हम आपस में बात करते हैं कि भाई जैसे आप लोग जो सीनियर लोग हैं अपने टीचर्स का नाम आप भी जानते होंगे, जब भी कहीं मिलते हैं तो बहुत इज्जत के साथ बात करते हैं। लेकिन क्या आज के स्टूडेंट्स में वो है? आज के स्टूडेंट्स में तो सेमेस्टर खत्म हुआ वो भूल जाते। सोसाइटी में जो डिग्रेडेशन हुआ है और हर लेवल पर हुआ है, एंड टीचिंग प्रोफेशन इज नॉट आइसोलेशन इन दैट। हमको अपना व्यवहार, हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इवन क्लासरूम में पढ़ाते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेयर अ डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेस, वी कांट अफोर्ड टू टॉक समथिंग दैट इज नॉट सपोज्ड टू बी, बिकॉज द ऑडियंस इज कॉपीइंग अस. For audience, we are the role model. So we need to think about it. We need to retrospect. This is the day actually when we should retrospect. कि what went wrong? हम कहाँ पर गलत किए? तो जो गलती है उसको हम कैसे ठीक? ये इम्पोर्टेंट चीज। दूसरा, मैं पिछले 1-1.5 साल से मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, कोई मेरे को बोलता है तो मैं कहता हूँ कि मैं साइंस करता हूँ, अदरवाइज पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम में शायद मेरे को इस बात के लिए जाना जा रहा है कि मैं डीन एग्जामिनेशन हूँ. सो डीन एग्जामिनेशन इज माई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी डू साइंस, आई टीच टू मास्टर स्टूडेंट एंड PhD स्टूडेंट्स. बट यस, इन लास्ट 1.5 years, what university has done for the students, I just want to touch upon some of those points. अभी बच्चे तो अभी नए हैं, जो पुराने हमारे टीचर्स हैं या पुराने बच्चे हैं, सबसे बड़ा एक इशू होता था डिग्री मिलने का. आज के दिन भी कोई 90 का पास आउट आ सकता है, वो कहे कि मेरे को डिग्री नहीं मिली. दैट इज देयर. सो व्हेन आई जॉइंड अबाउट 1.5 year बैक, उस समय कोर्ट में हमारे ऊपर 3 केस हो गए थे. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस का भी हमारे ऊपर केस चला था. सो एट दैट टाइम I thought to look at it, and I had a meeting. Actually, I don't know whether you attended. I think you must have attended. That was September 1st, 2020 में था, and it was Sunday, because I have to present myself to the court, and उसी समय join किया. So I requested the honorable vice chancellor to chair that meeting, and we should talk about the degree की डिग्री को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं. 2017 से 19 तक की पास आउट के बच्चों को डिग्री मिली थी उसमें. I came to know at that time. रिजल्ट एग्जामिनेशन ब्रांच निकालता है. स्टूडेंट का डेटा हिंदी में एंड इनरोलमेंट नंबर कॉलेज से था. अब जो डेटा लेने देने की बात आती है तो उसमें पता चला अगर 1200 बच्चे आपके कॉलेज के थे, 800 बच्चों का डेटा है, 800 की प्रिंट होगी, बाकी का छूट गया. वो छूट गया तो हमेशा ही छूटा है. सो व्हाट वी डिड एक्चुअली लास्ट टाइम, वी मॉडिफाइड योर एग्जामिनेशन फॉर्म.
एग्जामिनेशन फॉर्म में बच्चे से कहा गया ये इंफॉर्मेशन आप भरिए जो मुझे डिग्री प्रिंटिंग के लिए चाहिए था। वही इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में, आपके मार्कशीट में रिफ्लेक्ट हुई और उसमें लिखा है कि ये इंफॉर्मेशन आपके डिग्री प्रिंटिंग के लिए यूज है। बाय दिस मेथड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 2021 पास आउट के बच्चों का जब कॉन्वोकेशन 2022 में हुआ था, विद इन 2 months टाइम वी इशू प्रिंटेड डिग्री टू ऑल द स्टूडेंट्स। Then we came up with the idea of issuing digital degree. 2021 में जो convocation हमने किया था, 1.78 lakh digital degree on the day of convocation हमने रिलीज किया। एक बच्चा मेरे पास आया, उसका ऑफर लेटर है इंडियन एयरफोर्स का, एंड इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि उसको डिग्री चाहिए। मैंने अपने ब्रांच में बात की, तो जो हमारा ऑर्डिनेंस है एडवांस डिग्री इशू की जाएगी वो लिखा हुआ है हमारे यूनिवर्सिटी के पास। उसमें लिखा हुआ है एडमिशन अब्रॉड और इमिग्रेशन अब्रॉड, या आप फॉरेनर है तो आपको एडवांस डिग्री मिल जाएगी कॉन्वोकेशन से पहले। अब बच्चे को तो जॉब मिला हुआ, सो आई टॉक दैट, so you'll be happy to know the student will be given advanced degree if somebody has got a government job in India and in any PSUs. That was also done. हमें से आप सभी लोगों ने PhD किया होगा, पर यूनिक मैटर मिला। एक दिन एक बच्चा आता है, वो कहता है कि मेरा सबमिशन जो था 1.5 साल पहले हो गया, अभी तक वाइवा नहीं है। I said it cannot be. Let me check it. I checked it. ब्रांच सेट के हमारे पास एग्जामिनर की लिस्ट नहीं है। शो मी द ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस में लिखा है कि थीसिस सबमिशन करने के 1 महीने के अंदर एग्जामिनर की लिस्ट भेज सकते हैं। तो इसका मतलब लीगली आपने राइट दे दिया बच्चे को कि उसकी थीसिस को आप 1 महीना बिना एक्शन के कर सकते हैं। वी चेंज दैट। नाउ इन 4 to 6 months वी आर डूइंग द PhD viva of all the PhDs। द एग्जामिनेशन फीस का बड़ा इशू था। एग्जामिनेशन फीस में क्या होता था, आप कॉलेज फीस लेता था कि उसके बाद उसको ट्रांसफर करता था यूनिवर्सिटीज को। देयर वाज अ फाइनेंशियल इशू ऑन दैट। वी मूव टू समर्थ। व्हेन वी मूव टू समर्थ, अब अगर आपका बच्चों को देखिए, अगर आपका डैशबोर्ड की अगर बात करें, उस डैशबोर्ड में आपकी सब इंफॉर्मेशन होती है। आपको ये पता होता है कि कौन सा पेपर है जिसको आपको ER है, या कौन सा पेपर है जिसमें आपको इंप्रूवमेंट करना। That facility was not there. What we did at that time, last June 2021, मार्च से लेकर के जून के बीच में आपको देखा होगा कि कोविड ने कितनी ज्यादा नुकसान किया था। एग्जामिनेशन ब्रांच में हमारे यहाँ 3 लोग एक्सपायर हो गए थे। We could declare the result of all UG students within 28 days. That happened first. Why I am telling you this? ये हमारा एक रोल यही नहीं है कि हम क्लास में जाकर के पढ़ाएं, ये करें, वही वी हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम द स्टूडेंट्स आर फेसिंग एंड वी शुड ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दोज इश्यूज। दे डोंट नीड टू कम टू मी। एज समबडी सेड टुडे कि मेरे को ईमेल लिखा था, मैं 1 घंटे के अंदर रिप्लाई किया। आई रिप्लाई ऑल द ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, एंड दैट आई लर्न फ्रॉम माय PhD advisor. When I was doing PhD at Lucknow way back in 97-98, उसमें ये ईमेल वगैरह तो होते नहीं थे, उसमें तो पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय वो चलते थे। My PhD supervisor used to write handwritten letter about 20 to 30 per day. मैंने asked him कि आप ये करते क्यों हैं, इतना कैसे कर लेते हैं? उसने कहा कि remember one thing, if somebody is writing to, it means the person has some expectation from you. And it means you are at that stage. You must respond. And this is what I do. Anybody को कोई कॉल आता है, कोई SMS, कोई WhatsApp, कोई email, I try to respond. And this is what I feel. This is this service to the students, to the nation. So my takeaway message to all of you actually. Long back in Steve Jobs का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बच्चों ने। Steve Jobs, okay? So he was not graduate नहीं थे।
MIT के कॉन्वोकेशन में उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया और उनसे क्या भाषण दी। So he concluded his talk by saying, "Stay foolish, stay hungry. Stay foolish, stay hungry." These two words were his concluding remarks. What does it mean? सर कि अगर आप बेवकूफ वाले काम करेंगे तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये डर के कि ये काम नहीं हो सकता या इसमें ये हो सकता है तो यू कैन नॉट इनोवेट। सीखने के लिए हर हमेशा पूछे यू विल लर्न मोर। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। धन्यवाद सर आज के व्याख्यान के लिए। मेनी थैंक्स। इसके बाद हमारे बीच विवेकानंद केंद्र के दिल्ली विभाग के दक्षिणी विभाग के युवा प्रमुख श्री शिवा सिकरवार जी उपस्थित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे हमारे छात्रों को संबोधित करें। सभी को नमस्कार और मंच पर विराजमान अतिथि गणों को मेरा नमन। मेरा नाम शिवा शिकरवार विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का कार्यकर्ता हूं और दक्षिणी दिल्ली युवा प्रमुख का दायित्व है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी एक स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1005 एक्टिविटी सेंटर्स चलाता है। और दिल्ली में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन एक प्रोजेक्ट जो चाणक्यपुरी में जीसस मैरी कॉलेज के पास हमारा सेंटर है। विवेकानंद केंद्र में रहते हुए जम्मू कश्मीर में काम करने का सौभाग्य मिला। भारतीय सेना के साथ कश्मीर घाटी में काम करने का सौभाग्य मिला 1.5 साल। उसके बाद अभी दिल्ली में वर्तमान में पोस्टिंग है। तो मैं आज जिस कार्यक्रम के बारे में अभी आपने देखे होंगे, कुछ युवा यहाँ पे यंग इंडिया नो थायसेल्फ करके टी शर्ट पहने हुए हैं। तो ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 5 साल से एक युवा प्रेरणा का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, यूथ डेवलपमेंट का। तो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी, जैसे सर ने बताया कि दिशा एक हो, उसके बाद उस पे जो कष्ट आए कांटे आए वो ठीक है, लेकिन दिशा एक हो। तो अभी ये जो विषय था अपना कि शिक्षकों की भूमिका राष्ट्र निर्माण में, तो मैं थोड़ा उस वाले पार्ट को टच करूंगा कि हम अपने खुद के शिक्षक, यानी कि एक शिक्षक के भीतर का विद्यार्थी भी कभी, जैसे सर ने बताया कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, माने शिक्षक है लेकिन विद्यार्थी है। तो एक बहुत गर्व का विषय है कि भारत के पास सबसे ज्यादा पूरे विश्व में युवा शक्ति है, एक प्रचंड युवा शक्ति भारत के पास है। लेकिन युवा के लिए चिंतन का विषय यह है कि क्या सही मायने में एक अपने राष्ट्र के लिए एज ए ह्यूमन रिसोर्स हम काम आ पा रहे हैं क्या? माने ये हमें सोचना होगा कि क्या कारण है कि युवा दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में आते आते यूपीएससी का गोल लेते लेते चपरासी और छोटी छोटी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करता है। क्या कारण है जो कोटा राजस्थान, जो हमारा सबसे बड़ा एजुकेशन हब हो रहा था, वो देखते देखते सबसे बड़ा सुसाइड हब बनने की कगार पे खड़ा है? क्या कारण है कि जगह जगह नशाखोरी के अड्डे बढ़ रहे हैं? माने अभी बहुत लंबे समय तक हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस ली, यूनिवर्सिटी ने ऐसी व्यवस्था की हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ पाए, ऑनलाइन एग्जाम भी दे पाए। तो इसके चलते क्या हुआ कि एक हमारे कंसंट्रेशन पे युवाओं के बहुत बड़ा आघात हुआ। देखते ही देखते एक शॉर्ट वीडियोस और रील्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो उसका कारण क्या कि हमारा जो कंसंट्रेशन है लगातार 10 मिनट तक कुछ सुनना और उसको देखकर सुनकर समझना, वो कंसंट्रेशन युवा काफी हद तक उसको गिरा दिया। तो अभी वो 30 सेकंड की वीडियो में सारा कंटेंट होना चाहिए और वो भी युवा इसका अनुभव करते होंगे, उस पर भी रुकते नहीं है। वो 3, 4, 5 सेकंड में अच्छी लगे तो ठीक है, वो ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग बहुत आम तौर पर जब युवा यहाँ आता है बहुत सारे सपने लेकर अपने वहां पे अपने अलग अलग स्थानों से यहाँ पे युवा आएगा, तो युवा किस लक्ष्य से यहाँ पर आके उन सपनों को अचीव करने का, तो वो जब अपने पोटेंशियल को पहचानेगा, अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए अपना मार्ग तय करेगा। माने हमने देखे डीयू कई बार ऐसा सुनने पाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा कल्चर है जहां पे आप किसी भी फील्ड में अपने आप को जितना मर्जी बना सकते हो,
आप जो करना चाहते हो वहां ग्रो कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ ऐसा भी हो जाएगा जितना मर्जी आप अपने आप को डुबाना चाहते हो डुबा भी सकते हो। तो ये हमें तय करना होगा कौन सा चेहरा हम देखना चाहेंगे। तो यंग इंडिया नो दाइसेल्फ, यंग इंडिया नो दाइसेल्फ, अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। यंग इंडिया माने हम सभी लोग युवा, नो दाइसेल्फ, दाइसेल्फ मतलब योरसेल्फ। यंग इंडिया नो दाइसेल्फ, यंग इंडिया खुद को जाने, अपने पोटेंशियल को पहचाने, अपना रोल मॉडल खुद को मानते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। अपने पोटेंशियल को पहचानते हुए, माने नॉर्मली क्या हुआ कि हम स्कूल में थे तो एक तालाब वाली व्यवस्था रही कि टिपिकली एक स्कूल में एक ड्रेस पहन के जाना है, मम्मी ने सुबह तैयार करके भेज दिया है, लंच लेके भेज दिया है, तो अब जाएंगे। और उसके बाद हम एक नदी में आ जाते हैं कॉलेज की, जिसमें हम एक स्ट्रीम लेते हुए कुछ एक विषय तय कर लेते हैं कि अब 3 साल इस धारा में हमें बहना है। धारा में बहते बहते बीच में कहीं कंकड़ पत्थर वो सारा हम वो टैकल करेंगे, लेकिन ये नदी जब समंदर में गिरती है अब उसको दिशा तय करनी होती है प्रॉपर। तो जब इस स्टेज पे युवा आता है, ये बहुत आम चैलेंज है, बहुत ही विषय बहुत बड़ा है कि टिपिकली कुछ भी ना करते हुए ऐसा सोच के कि चलो यूपीएससी करते हैं, लेकिन क्यों करना है या कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो यही है कि युवा, स्वामी विवेकानंद को आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में यूथ के लिए रोल मॉडल माना जाता है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और अनक्वेश्चनेबल है। तो युवा को ये जानना चाहिए कि देश उनके नाम पर नेशनल यूथ डे मनाता है। ऐसा क्या है कि एक सन्यासी जो साधु की वेशभूषा में रहा, पूरे जीवन भर परिव्राजिक सन्यासी रहा, उसके जन्म दिवस को, उसकी जयंती को नेशनल यूथ डे करके क्यों मनाया जाता है? हम देखते हैं कि जब पानी को जब हमें ऊपर चढ़ाना होता है तो बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, पंप लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, लेकिन पानी को जब नीचे गिराना है तो वो बहुत सरल है। तो युवा का अपने जीवन में अपना इनिशिएटिव यंग इंडिया के माध्यम से लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस है, करते करते सीखना। जब आमतौर पर चर्चाओं में एक विषय आया है कि आप यूट्यूब पर सर्च करिए हाउ टू बिल्ड लीडरशिप, तो मैंने जैसे बताया यंग इंडिया होता है अ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हाउ टू बिल्ड लीडरशिप या हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड ऑल द टाइम, तो आपको हजारों वीडियो मिलेंगे, पर यह युवा के लिए चिंतन का विषय आएगा कि क्या घर पे बैठे हुए, बिस्तरों में बैठते हुए वो शेख चिल्ली के सपने देखने से क्या हमारा सही मायने में कोई उत्थान होगा? क्या ऐसा नहीं है? माने आपने सर्च किया हाउ टू स्विम, आपने सारी टेक्निकलिटीज पढ़ ली, एक डिप्लोमा भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कभी पानी में उतरे नहीं। तो मैं अपने गांव गया, मैं तो सारे अच्छे मार्क्स भी लेके आया था, लेकिन जब अपने गांव गया तो गांव के 4-5 लड़के कूद गए और मेरे को बचाने आना पड़ा उनको। मुझे लगा ये सारी टेक्निकलिटीज मुझे आती है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ये ऐसा ग्राफ कि कंफर्ट जोन का ग्राफ जितना गिरेगा, ग्रोथ का ग्राफ जो है वो उतना बढ़ेगा। तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए युवा कुछ करे, ऐसी एक व्यवस्था। प्रोग्राम को संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि ये एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक लीडरशिप कंपटीशन प्रोग्राम नहीं है। अब युवा ये तर्क देगा कि हमारा उत्थान तो कंपटीशन की स्पिरिट से होता है डेवलपमेंट। तो यंग इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सेल्फ कंपटीशन की स्पिरिट देते हुए आप अपने जीवन में अपने पैरामीटर्स पे, तो जॉइन यंग इंडिया नो दाई सेल्फ, ऐसा हम बताते हैं, टू बिल्ड योरसेल्फ ऑन योर ओन पैरामीटर्स। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं व्हाट इज देयर इन पॉलिशिंग आउटसाइड व्हेन देयर इज नथिंग इनसाइड, सो बिल्ड सम कंटेंट इनसाइड। तो अंदर का वो कंटेंट बनाना, माने जीवन में हमें सब कुछ चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, फियरलेस एटीट्यूड चाहिए, लेकिन विषय ये है कि वो आएगा कैसे। अभी तक मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगी। बड़े बड़े इंटरव्यू फेस करने का सपना हम युवा देखता है, तो उसके लिए अभी उसको अपने आप को ठोकना पीटना पड़ेगा, उसको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन पे अपनी चिजलिंग करनी पड़ेगी, उस कष्ट को थोड़ा थोड़ा झेलना पड़ेगा। मूर्तिकार का एग्जांपल दिया गया, तो मूर्तिकार, जब एक मूर्तिकार को ऑर्डर मिला कि सरस्वती की मूर्ति बनानी हो, और वो 2 पत्थर लेके आए और 2 पत्थरों में से तय करे किसकी सरस्वती की मूर्ति बननी है। एक पे छेनी थोड़ा चलाया, उसको दर्द हुआ, और वो अब मूर्तिकार ने कह दिया भैया ये पत्थर ठीक नहीं है, इसको दर्द हो रहा है। तो दूसरा पत्थर उठाया, उसने कहा कि ठीक है ये पत्थर ठीक है, इसको दर्द इसको भी हो रहा है, बट यू कैरी ऑन। तो जब जिसने ऑर्डर दिया वो आया, उसने देखा कि अब करना क्या है, तो ये काम करिए, मूर्ति तो बन गई है, ये वाली मूर्ति मुझे दे दीजिए, ये पत्थर है और ये पत्थर भी मुझे दे दीजिए। उसने बोला आप इसका क्या करेंगे? तो करेंगे क्या, इस मूर्ति की तो स्थापना करूंगा, जैसे मां सरस्वती हमारे सामने बैठी हुई है,
और उनके सामने ना इस पत्थर को रखूंगा ताकि जो आए तो नारियल फोड़ने के काम आएगा। तो जिस पत्थर ने कष्ट झेला उसकी जीवन भर पूजा हुई, जीवन भर उसकी आराधना हुई। तो यंग इंडियन ऑफ thyself 3 फेज का एक प्रोग्राम है, जिसमें फर्स्ट फेज ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट का टॉपिक 40 में से 12 क्वेश्चन युवा को ठीक करने होते हैं, जो उसको एनी टाइम एनीवेयर कहीं भी कभी भी दे सकता है। इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन एंड लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद फर्स्ट फेज ऑनलाइन टेस्ट, जिसके 20 पॉइंट है। सेकंड फेज है ओरिएंटेशन वर्कशॉप, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप, यहाँ एक स्टूडेंट का एक ही बार वीकेंड पे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के सेंटर पे होगा। थर्ड फेज है रेसिडेंशियल कैंप, 5 डे रेसिडेंशियल कैंप, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही किसी कॉलेज में 5 दिन का रेसिडेंशियल कैंप लगता है। तो उसी ही में वही डेवलपमेंट की ध्यान से दृष्टि से ध्यान रखते हुए ऐसे खेल, ऑन द स्पॉट टास्क, ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्रेजेंटेशन और क्राइटेरिया केवल और केवल इन्वॉल्वमेंट। तो यंग इंडिया गलती करके सीखने का एक प्लेटफॉर्म है, ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो इसी व्यवस्था के साथ बाद में युवा के उत्साहवर्धन के लिए ग्रैंड फिनाले करते हुए उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज, बेस्ट कंसोलेशन प्राइज। और ये प्रोग्राम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी कुमाऊं यूनिवर्सिटी और दिल्ली के 36 कॉलेजेस में ये प्रोग्राम पैरेलल पिछले 5 साल से चल रहा है। 6th सीजन हम लोग इस बार लॉन्च करने वाले हैं, उसका विधिवत रूप से अभी वो करेंगे। तो इसी वाणी के साथ आप सबका धन्यवाद। और अभी अध्यापक गण सभी बैठे हैं, रामवीर सर का आशीर्वाद हमारे विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ताओं को समय समय पर मिलता रहता है। तो ऐसी एक प्रक्रिया आप लोगों के ही माध्यम से, आप लोगों के आशीर्वाद से युवाओं तक जाएगी। तो अभी आने वाले समय में केंद्र के कार्यकर्ता भारतीय संस्कृति सभा के साथ मिलकर ऐसे आगे अच्छे कोलैबोरेशंस के साथ साथ काम करते रहेंगे और इसी दिशा में भारतीय उत्थान के लिए अंत में यही कहूंगा कि भारत मां के उत्थान के लिए युवा को केवल और केवल हमारे आवश्यक वो भी है, केवल नारे लगाने या झंडे फहराने से नहीं होगा। सही मायने में भारत मां के बेटों को, बेटियों को, उसके लिए, उस मां की सेवा के लिए सही मायने में त्याग करते हुए कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद शिवाजी। निश्चित ही हम आगे ऐसे कार्यक्रम करेंगे। अभी मैं हमारे छात्र आयुष अग्रवाल को बुला रही हूँ पोस्टर लॉन्च के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आयुष विवेकानंद केंद्र का कार्यकर्ता हूं और मुझे खुशी है कि आज मुझे ये अवसर मिला है। तब मैं हमारी पीजीडीवी यूनिट से आग्रह करूंगा कि वे पोस्टर लेकर आए और हमारे अतिथि गणों के साथ मिलकर पोस्टर लॉन्च करें। धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि हमारी पीजीडीवी कॉलेज यूनिट ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और सिर्फ पीजीडीवी कॉलेज में ही नहीं बल्कि साउथ कैंपस के अन्य कॉलेज में भी ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया। इस कंपटीशन के तहत हमने 3 थीम रखी थी, हेरिटेज ऑफ इंडिया, हीरोज ऑफ नेशन एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। और मुझे बताते हुए ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ही शानदार हैंडमेड पोस्टर्स बनाए। तो अब मैं हमारे मुख्य अतिथि से आग्रह करूंगा कि वे हमारे विजेताओं को सर्टिफिकेट और गिफ्ट देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाए। तो हमारे फर्स्ट प्राइज हमारी प्रतियोगिता के पहले विजेता है गजेंद्र पहलवा, पर किसी कारणवश आज उपस्थित नहीं हो सके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आयुषी कौशिक ने, जो कि पीजीडीवी कॉलेज से है। तृतीय स्थान के लिए मैं मानवी गर्ग
और सुमायरा को बुलाना चाहूंगा जो कि पीजीडीवी कॉलेज से है। हमारे बाकी अन्य पार्टिसिपेंट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए हमने कुछ कंसोलेशन प्राइज भी रखे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आप शुभम कुमार को बुलाना चाहूंगा जो कि पीजीडीवी कॉलेज से है। लक्ष्मी शहीद भगत सिंह कॉलेज। सुजाता पीजीडीवी कॉलेज। राज वर्मा पीजीडीवी कॉलेज। सचिन यादव जो कि रामलाल आनंद कॉलेज से है, वे भी आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो सके किसी कारणवश। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं स्नेहा को बुलाना चाहूंगा जो कि पीजीडीवी कॉलेज से है। आयना सिंगल भी आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। अनंत जैन जो कि पीजीडीवी कॉलेज से है। आयना सिंगल जो कि पीजीडीवी कॉलेज से है। नेहा पीजीडीवी कॉलेज। धन्यवाद आप सभी को। सभी विजेताओं को बहुत बहुत बधाई और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब मैं हमारी भारतीय संस्कृति सभा के संयोजक एवं अध्यक्ष डॉक्टर रामवीर सर से निवेदन करूंगी कि वे आए और धन्यवाद करें। आज के पुरस्कार वितरण में जिन छात्र छात्राओं ने पुरस्कार लिया है उनको हार्दिक बधाई। इस गुरु शिष्य के दिवस पर इनको पुरस्कार जीतना लेना बड़ा ही उनके जीवन में एक क्रांतिकारी, एक टर्निंग पॉइंट, एक जीवन को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए ये बच्चे जो है प्रेरित हैं, रहेंगे और आने वाले समय में ये अपने जैसे एक नहीं, 100 नहीं, हजारों विवेकानंद जैसे जो है छात्र और इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए जो है बनाएंगे। तो आज का कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष प्रोफेसर DS रावत जी का, डीन ऑफ एग्जामिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपने हमें समय देकर के हमारे महाविद्यालय का गौरव जो है बढ़ा दिया है। आगे मैं अपने कॉलेज की प्राचार्य महोदय, संरक्षक भारतीय संस्कृति सभा का भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमें समय समय पर इस
तरह के कार्यक्रमों के लिए प्रेरित भी करती है, अनुमति भी देती है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आपका आशीर्वाद इस भारतीय संस्कृति सभा के सभी शिक्षक और छात्रों को हमेशा के लिए मिलता रहे। उन्हें आपको आभार। मैं संस्कृति सभा से जुड़े हुए सभी छात्रों और शिक्षकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। वो बिना किसी विलंब के, बिना किसी आनाकानी के हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी भी कार्यक्रम को कभी भी कितने भी अल्प समय में तैयार करना हो, वो हमेशा तैयार रहते हैं। उसके लिए वो भी हार्दिक बधाई के पात्र हैं। उनका आभार है। वो उन्हें हमेशा आप इसी तरह जो है इस भारतीय संस्कृति सभा का नाम दिन प्रतिदिन जो है प्रकाशित करते रहे, छात्रों को जोड़ते रहे। और आज यह कॉलेज की सभा कॉलेज से बाहर निकल के विश्वविद्यालय स्तर पर जो है अपनी पहचान बनाती हुई दिख रही है, इसके लिए आप सभी बधाई के भी पात्र हैं। आगे मैं अपने वरिष्ठ प्राध्यापक यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी का नाम लेना बड़ा ही दुर्लभ भी है और लंबा लिस्ट है। 170 का शिक्षक जो है स्टाफ है हमारा, तो सबका नाम नहीं ले पाएंगे। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और भारतीय संस्कृति सभा की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप इसी तरह से इस सभा में जुड़ते रहें, आते रहें और अपना समय देते रहें और कुछ नया सीखते रहें। अंत में मैं इस भारत देश के भविष्य को, राष्ट्र निर्माण की जब बात करते हैं तो युवा जितना भी बैठा है उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना समय देकर के इस सभागार में आकर के 2 घंटे इंतजार भी किया, उसके बावजूद भी आप यहाँ बिल्कुल शांति से बैठ रहे, जिसके लिए वाकई में ही आप आभार के काबिल हैं। आपका पुनः आभार। अंत में मैं वृंदा मैम, RVS चमोली जी, वंदना जी, शीतल जी, अनामिका जी और रवि जी और सामने तैनात खड़े हुए डॉक्टर भरत पवार जी का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इनके बिना कार्यक्रम करना मेरे लिए भी दुर्लभ है। अंत में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक छोटा सा संस्मरण में अपने शिक्षक का आपको बताता हूँ। मैं जब 12th क्लास में था 1998-99 के दौर में, एक शिक्षक थे, हॉस्टल में रहते थे। उनका दिल्ली में एक पीजीटी के लिए अपना एग्जाम देने के लिए आए हुए थे, स्कूटर से आए हुए थे। स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया और उनके पैर में जो है प्लास्टर चढ़ गया। फ्रैक्चर होने की वजह से वो मात्र 1 दिन क्लास नहीं लिए। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था अगले दिन प्लास्टर चढ़वा करके MP हॉल में बैठ करके, मल्टीपल हॉल में वो जो है एक ही सीट पर बैठ करके 4 घंटे लगातार जो है क्लास लिया करते थे। उनका दृश्य जब भी मैं कहीं जाता हूँ या दुविधा होती है तो उस दृश्य को देख करके मेरे अंदर अपने आप चेतना भी आती है, प्रेरणा भी आती है और जो दुर्लभ समय होता है, कठिन समय होता है, मुश्किल समय होता है, उससे निकलने का एक रास्ता भी निकल के आता है। शिक्षक जो होते हैं वाकई में राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करते हैं। आज उन्हीं का तपोबल है जो मैं आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। अतः मैं पुनः अपने व्यक्त अव्यक्त, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी शिक्षक रहे जीवन के, उन सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। उनका पुनः स्मरण करते हुए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। शांति मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं, तो सब साथ में बोल सकते हैं शांति मंत्र के लिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ओम शांति शांति शांति।